नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किए थे स्वर और अब बात करने जा रहे हैं हम व्यंजन की। तो आप लोगों को हिंदी पढ़ के कैसा फील हो रहा है? जिसने सारी क्लासें अटेंड की हैं या सभी वीडियो को देखा है तो उसे खुद अनुभव हो जाएगा, खुद फील हो जाएगा। तो बात करते हैं अब व्यंजन की। तो व्यंजन की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं। एक मिनट सुनिएगा, अगर मैं इनके नीचे हलंत चिन्ह न लगाऊं, अगर हलंत चिन्ह ना लगाएं और हम इन व्यंजनों को लिख देते हैं, इनको लिख देते हैं, तो ये हमारे व्यंजन गलत माने जाएंगे, अशुद्ध माने जाएंगे, क्योंकि जब तक इनको स्वर रहित नहीं किया जाएगा तब तक इनको सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो व्यंजन लिखने का सही तरीका यही होता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग पढ़े हैं अभी तक, कै कबूतर, खे खरगोश, गै गमला, ऐसे तो पढ़ते थे हम छोटी क्लासों में, यही तो पढ़ते हुए आए हैं। तो ये नियम कहलाता है सहचर्य का नियम। कौन सा नियम कहलाता है? सहचर्य का नियम। और ये नियम जो दिया था मारिया मार्टेश्वरी ने दिया था। किसने दिया है? मारिया मार्टेश्वरी ने। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो मारिया मार्टेश्वरी ने दिया है ये, लेकिन एक्चुअल में जो होता है वो ये होता है कि कै का, इनके पीछे कार लगाते हैं, खे का, गै का, इस तरीके से कार लगा के पढ़ा जाता है। लेकिन ये हम लोग अभ्यास में यही है, पढ़ते हुए इसको आए हैं, तो इसलिए हम इस तरीके से इसको उच्चारित करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों को बता दूं, ये जितने भी वर्ण लिखे हुए हैं इन सबको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं? वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन। तो ये कितने हैं? 25। इनकी संख्या कितनी है? 25। काउंट कर लीजिए कितने हैं? 25। और ये है अंत्यस्थित व्यंजन, इनकी संख्या 4। ऊष्म संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या 4। 25 4 29 4 33। अगर तुमसे कोई पूछे हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे 33। और हिंदी में जो व्यंजन होते हैं 11, लेखन के आधार पर होते हैं 13। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग आगे बात करते हैं। तो जितना भी ये लिखा हुआ है पहला अक्षर इन सभी का, इसको बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग। ये चीजें ध्यान रखिएगा, बहुत काम आने वाली है। संधि में भी बहुत ज्यादा काम आने वाली है, इसलिए अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। तो ये कैवर्ग है, चैवर्ग, टै और पै। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब हम लोग देखते हैं जो हमारे कैवर्ग है, तो सबसे पहले इनको वर्गीय स्पर्शी व्यंजन हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं, जो हमारी प्राण वायु होती है वो हमेशा कहीं ना कहीं घर्षण करके निकलती है, और जो हमारी जीवा है वो कहीं ना कहीं हमारे जो मुख का भाग है उनको कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। तो देखिए उसको देखते हैं। जैसे मैं कहूँ कै कै गै गै है, मैंने पहले भी कहा था अभ्यास करना है तो आईने के सामने करना है। अगर मैं कै वर्ग को बोलूं कैसे लेके गै तक, तो आप लोग अगर इनका उच्चारण करोगे तो आपके गले से आवाज आएगी। कहाँ से आवाज आएगी? कंठ से। कंठ पे ज्यादा जोर पड़ेगा अगर आप कै खे गै घै इनको अगर उच्चारित करोगे। ठीक है, अभी देखो जैसे मैं अगर बोलूं ये तय, इसको बोलते हैं हम दंत व्यंजन। कैसा व्यंजन बोलते हैं? दंत व्यंजन। ठीक है, ये सब कैसे हैं? दंत व्यंजन। अभी आप देखिएगा, अगर आप इनका उच्चारण करना चाहते हैं तै थे दै धै नै, अगर आप इनका उच्चारण करना चाहते हैं तो जब तक आपकी जीवा दांतों से स्पर्श नहीं होगी आप इनका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। दांत जीव से टच होगी ही तब जाके इनका सही उच्चारण होगा, तो इसलिए इनको बोलते हैं दंत्य व्यंजन। अगर आपको कहीं परीक्षा में पूछे निम्न में से कौन सा दंत्य व्यंजन है, तो चारों में से जो भी इनमें से ऑप्शन में दे रखा हो वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ पै कै गै की। तो इसको बोलते हैं ओष्ठ व्यंजन। क्या बोलते हैं हम इसको? ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। अगर आप इनका उच्चारण करेंगे और इनका उच्चारण करते वक्त आपके ओष्ठ नहीं मिलते हैं तो आप इनका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। बैठ कर उच्चारण होकर देख लीजिएगा। अगर इनका सही उच्चारण करना है पै है, फै है, गै है, तो हमें अपने ओष्ठ को आपस में स्पर्श करना होगा। ठीक है, बात करते हैं चै वर्ग की। तो इसको बोलते हैं तालव्य व्यंजन। क्या बोलते हैं? तालव्य व्यंजन। कैसा व्यंजन बोलते हैं? तालव्य। और इसकी बात करूं तो ये कैसा बोलते हैं? मूर्धन्य व्यंजन। देखिए जैसे हम इनका उच्चारण करते हैं चै छे झै झै झै, और इनको करते हैं टै ठै ढै ढै है, तो आप बैठना आईने के सामने। मैं आपको बताया था जो हमारी जीवा का अगला हिस्सा है, आगे वाला भाग है, वो इस तरीके से क्या होगा? इस तरीके से क्या होगा? उसमें मुड़ा हुआ आएगा। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा तालव्य व्यंजन। अगर मैं कहूँ मूर्धन्य टै ठै ढै ढै नै, तो इसमें हमारा क्या है? बैक साइड वाला हिस्सा क्या होगा? ऊपर टच होगा, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा मूर्धन्य व्यंजन।
ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं बात कहूँ अंतःस्थित व्यंजन, अगर अंतःस्थित व्यंजन की बात करूँ तो य र ल व, तो इनमें दो वर्ण हैं, य और व। ये दोनों वर्ण ऐसे हैं जैसे उच्चारण होता है हमारे स्वर का, जिस तरह से उच्चारण होता है किसका, स्वर का, ठीक उसी तरह उच्चारण होता है य और व का, ठीक उसी तरह उच्चारण होता है य और व का। अगर आप इनका उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे से अ आ ई, इस तरीके से य, यानी कि हमारा मुंह खुला ही रहेगा इनका उच्चारण करते वक्त। तो इन्हें क्या है, हिंदी में हाफ वोवेल या हम क्या बोलते हैं, आधा स्वर बोला जाता है। आधा स्वर के नाम से कौन से जाने जाते हैं, आधा स्वर के नाम से जाने जाते हैं, अर्धस्वर या आधा स्वर के नाम से ये जाने जाते हैं य और व। क्लियर हो रहा है भाई साहब? ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, देखो लिखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं कैसे, बात करते हैं किसके विषय में, कि अब बात करते हैं हम आगे कि ऊष्म संघर्ष। ये कौन से हैं, ऊष्म संघर्ष, ये होते हैं ट्रिपल से और है। इनका क्रम भी सही तरीके से याद रखना, जब परीक्षा में पूछेगा तो चारों ऑप्शन में यही चारों देगा। इसमें कभी ये वाला से आगे रहतेगा, कभी ये से और कभी ये से, और यहाँ पे हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और सही होते हुए भी सही नहीं कर पाते। और मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ बीच में ही, अक्सर हम हिंदी इसलिए नहीं पढ़ते कि आसान होती है, और यही हमारी सबसे बड़ी क्या होती है, कमजोरी होती है, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। हिंदी को हम सही तरीके से नहीं पढ़ते, लेकिन जब परीक्षा आती है तो आसान क्वेश्चन भी आसानी से गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम आगे कि ये जो दोनों, ये जो वर्ग है, किसका वर्ग है, स्पर्शी व्यंजन का, इसमें एक आपको आएगा कि भाई इन्हें बताइए अघोष कौन सा है और सघोष कौन सा है। मुझे नहीं पता आप इन शब्दों से पहले से परिचित हो या नहीं हो, लेकिन अघोष और सघोष की जब भी बात करेगा तो मैं दो वर्ण ले लेता हूँ। चलो एक ले लेता हूँ कै और एक ले लेता हूँ गै। देखो कै भी यहाँ से आया है और गै भी यहाँ से आया। आप क्या करिए, कै का उच्चारण करिए कै और गै का करिए गै। तो ये देखिएगा घर्षण किसमें ज्यादा हो रहा है, करके देखिएगा आईने के सामने करके देखिएगा कि घर्षण हो किसमें ज्यादा रहा है, कै में घर्षण ज्यादा हो रहा है, गै में घर्षण ज्यादा हो रहा है। तो आप पाएंगे घर्षण जो हो रहा है वो गै में ज्यादा हो रहा है। तो जिसमें सघोष यानी कि स, इसमें दोनों के पीछे क्या आया है, घोष आया है, दोनों के पीछे घोष आया है, यानी कि इसमें उपसर्ग लगा है ए का मतलब होता है नहीं, और स उपसर्ग का मतलब होता है सहित। क्या होता है, सहित। तो यानी घर्षण के सहित और बिना घर्षण के। अघोष और सघोष का अंतर मतलब मालूम चल रहा है ना आपको। अघोष वर्ण वो कहलाएगा जिसमें हमारा क्या हो, घर्षण कम हो, सघोष वो कहलाएगा इसमें घर्षण ज्यादा हो। अब हम बात करते हैं, देखिएगा इनमें से कौन सा सघोष है कौन सा अघोष है। इस चीज को जानने के लिए हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए और स। इनका हम क्या लिख लेते हैं, पहला वर्ण लिख लेते हैं ए और स। ए और स लिखते हैं तो आप देखेंगे हिंदी वर्ण वाला को जब आप पढ़ेंगे तो ए पहले आएगा, स पहले आएगा। आप पाएंगे कि पहले आएगा ए। क्या आएगा, ए। तो शुरू के दोनों होते हैं अघोष। कैसे होंगे, अघोष। ये भी और ये भी कैसा होगा, अघोष ही होगा। ये क्या होंगे, अघोष। और बाद के सभी क्या होंगे, ये सघोष। क्या होंगे, सघोष। ठीक है, ये क्या होंगे, सघोष होंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस तरह ध्यान दीजिएगा, कुछ नए पहलुओं को हम लोग जानते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि बताइए भाई हिंदी में कुल सघोष वर्णों की संख्या कितनी है, सघोष वर्ण कितने हैं, तो आप पाएंगे कि इसमें अगर मैं इसको काउंटिंग दे देते हैं, चलो काउंटिंग दे देते हैं अपनी समझ के लिए, 1 2 3 4 और 5 देखते हैं। काउंटिंग कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अपनी समझ के लिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो आप इसमें पाएंगे कि जो तीसरा, चौथा और पांचवा है ये सभी के सभी क्या है, सघोष। और इन सबकी संख्या मिला के कितनी होती है, 15। कितनी होती है, 5 के 15 होती है। प्लस जितने भी हिंदी में स्वर हैं, तो स्वर कितने होते हैं, 11। कितने होते हैं, 11। तो 15 और 11 कितने हुए भैया, 26 सघोष हुए सभी के सभी। और इसके प्लस में होता है हमारा जो अंतःस्थित व्यंजन है, य रे ल व, और प्लस में एक वर्ण और लेना है जिसका नाम है, जिसका उच्चारण है। अब आप देखेंगे 15 11 26, 26 और 5 31, यानी कि हमारे सघोष वर्णों की संख्या कितनी है,
31 है। कितनी है? 31 है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना दिक्कत। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। अब बचे हुए 13 वर्ण, कितने? 13 क्या होते हैं हमारे? अघोष। इन 13 में क्या होते हैं? देखो, पहला और दूसरा यानी कि 1 और 2, इन दोनों के मिला कितने होंगे? 10, और प्लस में 3 होते हैं हमारे सह। 3 हमारे होते हैं सह। जो हम ये वाले तीनों सह ले रहे हैं, ये तीनों क्या होते हैं हमारे? ये हमारे होते हैं अघोष। क्या होते हैं? अघोष। कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी? तो सघोष और अघोष से आप परिचित हो गए। अब बात करते हैं अल्पप्राण की। देखो, चीजों को समझने की कोशिश करना, बोर्ड नहीं होना है। जब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो बड़ी दिक्कतें आती हैं करने में, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं इसकी अल्पप्राण और महाप्राण की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अल्पप्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण वो है जिसका हम उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते वक्त जो हमारी प्राणवायु है वो प्राणवायु क्या करेगी, यानी कि उसमें कम समय लगेगा उच्चारण करने में। अगर मैं बोलूँ तो अल्पप्राण किससे बोलेंगे? जैसे कि अल्पप्राण की मैं बात करता हूँ, अगर आप अल्पप्राण का उच्चारण करेंगे तो श्वास जो है थोड़ी धीमी आएगी, और महाप्राण में क्या श्वास लंबी आएगी। मैं केवल देशी लैंग्वेज आपको बता रहा हूँ, किताबी लैंग्वेज कोई चीजें नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बोलूँ अल्पप्राण, अगर अल्पप्राण की बात करूँ तो हिंदी में जितने भी स्वर हैं, सभी स्वर, हिंदी के सभी स्वर को क्या कहा था? अल्पप्राण की संज्ञा दी है किसने? हिंदी के सभी स्वरों को सबसे पहले अल्पप्राण बताया था किसने? कामता प्रसाद गुरु ने। किसने बताया था? कामता प्रसाद गुरु ने। नाम जरूर ध्यान रखना भैया, नाम जरूर याद रखना। कामता प्रसाद गुरु ने सबसे पहले बताया था कि हिंदी में जितने भी स्वर हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? सभी के सभी अल्पप्राण होते हैं, ठीक है। अब अगर तुमसे कोई कहे हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, क्वेश्चन सुनना, अगर तुम कोई बोले हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है तो आपका जवाब क्या जाएगा? कामता प्रसाद गुरु। हिंदी की प्रथम व्यवस्थित व्याकरण किसने लिखी? तो कामता प्रसाद गुरु ने। यानी कि हिंदी की प्रथम व्याकरण को जो लेखबद्ध किया था वो किसने किया था? कामता प्रसाद गुरु ने। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को। सबसे पहले स्वर को अल्पप्राण किसने बताया कि सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं? तो कामता प्रसाद गुरु ने बताया था, ठीक है। बात करते हैं अल्पप्राण और महाप्राण की। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको केवल करना इतना है कि शुरुआत अगर हम करते हैं तो थोड़े से करते हैं। थोड़े को हम क्या बोलते हैं? थोड़ा या कम, है नहीं? देसी भाषा में बोले थोड़ा और वैसे बोले तो कम, ठीक है। तो कम से करते हैं तो सबसे पहले अल्पप्राण, फिर क्या आएगा आपका? महाप्राण, फिर क्या है? अल्पप्राण। एक अल्पप्राण लगाते चले जाओ, एक महाप्राण लगाते चले जाओ, फिर क्या है? अल्पप्राण। कोई दिक्कत किसी को? अल्पप्राण और महाप्राण वाली कहानी खत्म हो जाती है। तो थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मेरे कहने का सार केवल यही है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एक बार का पढ़ना ही काफी है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं संपूर्ण वर्णमाला को समाप्त करने वाला हूं, और उसके बाद जो हमारा टॉपिक चलेगा वर्णमाला, थोड़ी सी क्या है कि समझने में या थोड़ा इंटरेस्ट पैदा कम होता है किसी किसी का, लेकिन ये इंटरेस्ट पैदा हो जाए, चीजें समझ में आ जाए तो हिंदी फिर कोई चीज नहीं होती। क्योंकि जैसे अगर हमको ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करनी है मैथ में, तो ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करने के लिए लाल बटे का साइन कोस tan कोस साइन कोस जो भी मतलब जो भी उसके फॉर्मूले हैं, अगर वो हमें ठीक से याद हैं तो हमें ट्रिग्नोमेट्री करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर हम फॉर्मूले ही याद हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार हम वर्णमाला में वर्णों के बारे में अच्छे से पता, स्वर और व्यंजन के बारे में, अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है, सरगोष क्या है, अघोष क्या है, अनुनासिक क्या है, अनुस्वर क्या है, कंठ व्यंजन क्या है, दंत व्यंजन क्या है, मूर्धन्य व्यंजन क्या है, ह्रस्व स्वर क्या है, मूल स्वर क्या है, लघु स्वर, अगर ये सब चीजें हमको पता है तो हमें किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली है ही नहीं। हिंदी पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी।